नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास विषय की चर्चा को लेकर। तो मित्रों, आज हम थोड़ा सा एक यूपीएससी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं 2020 में, इतिहास विषय से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी जो प्रकृति है, किस टाइप के वो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से वो पूछे गए हैं, उनके बारे में हम एक ब्रीफली एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है। जिन लोगों ने भी दिया है आप सबको बधाई, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है। तो यूपीएससी का जो पेपर है, आईएएस का जो पेपर है, उसका जो ट्रेंड रहा है वो क्वेश्चंस किस तरीके से इतिहास विषय से पूछे जाते हैं उन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, मिडाइवल के क्वेश्चंस थोड़े कम आए हैं। उन्होंने रेवेन्यू पर फोकस किया है मिडाइवल में, और मॉडर्न के क्वेश्चंस हैं और एंशियंट के क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस बुक रिलेटेड आए हैं, बुक के राइटर्स पूछे गए हैं, और बुक का जो कंटेंट है किस चीज़ से रिलेटेड था ये पूछा गया है। तो इन चीज़ों पर ही हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बुक की बात ही कर लेते हैं। तो एक किताब है, पुस्तक है, उसका नाम है, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है और नहीं भी दिया है तो, देशेर कथा, जो बांग्ला भाषा में है, और जो लेखक हैं वो सखाराम देओस्कर हैं। स्वयं मराठी हैं, लेकिन ये किताब उनकी बांग्ला प्रेम को दर्शाते हुए बांग्ला भाषा में लिखी हुई है। ये पुस्तक मित्रों 1904 के लगभग लिखी गई थी, और इस पुस्तक में जो दादाभाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, जिन लोगों ने धन निष्कासन की जो चीज़ें बताई थी, उसी तरीके से इस पुस्तक में औपनिवेशिक साम्राज्य में जो भारतीय लोगों का जो शोषण हो रहा था, उन चीज़ों को फोकस करते हुए बंगाल के संदर्भ में स्पेशली, वैसे तो सारे देश का हाल यही था, लेकिन स्पेशली बंगाल को टारगेट करते हुए ये पुस्तक लिखी गई। और उस समय की जो शोषण की जो प्रवृत्तियां हैं अंग्रेज़ों की, उनको इस पुस्तक में दिखाया। तो ये काफ़ी क्रांतिकारी पुस्तक रही, और उस समय के जो राष्ट्रवादी लोग थे और जो क्रांतिकारी लोग थे उनके लिए एक आदर्श पुस्तक मानी जाती है। 1910 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय इस पुस्तक को बैन कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। तो इस तरीके से इस पुस्तक का जो कंटेंट है औपनिवेशिक साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, और उस समय अंग्रेज़ों की लूट को और शोषण को बखूबी इसने दिखाया है। तो इस तरीके की एक पुस्तक थी। तो इस पुस्तक को का एक क्वेश्चन लिया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा मित्रों, सम्राट अशोक की तरफ हम चलते हैं। तो सम्राट अशोक का जो एक कथन है कि अपने धर्म का आदर कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने धर्म को किसी प्रकार से मान सकते हो, सम्मान कर सकते हो, लेकिन कभी भी दूसरे धर्म का इर्रेस्पेक्ट, अनादर ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली स्वयं के धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक उनकी धार्मिक सहिष्णुता और पंथनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के जो विचार हैं उनसे सुसंगत होता है। इसी तरीके से जो एक क्वेश्चन आया है वो आया है बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन से, जो 1899 और 1900 के बीच में ये मूवमेंट चला। बिरसा को आदिवासियों ने भगवान घोषित कर दिया। तो वो जो विद्रोह था बिरसा मुंडा का,
वो किस तरीके से था, उसके फीचर्स क्या थे, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तथ्य पूछा गया है कि ये जो 1899 1900 का जो विद्रोह था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। लेकिन हमें इस प्रकार की जो विद्रोह हैं उन पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए इतिहास के दृष्टिकोण से। एक क्वेश्चन रखमाबाई केस से जुड़ा हुआ है, जो कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो एक्ट बना था उसको नोटिफाई करता है। उसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं इस केस की जो एनालिसिस है वो ये है कि किस प्रकार से एक भारतीय स्त्री को उस समय मतलब दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार के उसके अधिकार थे और वो किस तरीके से मतलब एक तरीके से पुरुष पर ही डिपेंडेबल थी। एक आयु जो फिक्स की गई थी साथ रहने की, उस पर इसमें चर्चा की गई है। तो इस केस में रखमाबाई है जिनकी शादी हो जाती है बचपन में ही, बाद में जब समय आता है पति के घर जाने का तो वो इनकार कर देती हैं। उस समय वो 10-12 साल की ही उम्र की रहती हैं। तो उस पीरियड में उनका जो इनकार किया करना, तो फिर उनके जो पति हैं वो कोर्ट चले जाते हैं। ये महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखती हैं और विक्टोरिया जी इस चीज़ में दखल देती हैं और इसी के आधार पर ये 1884 का मामला था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो बना उसमें इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो उस ये जो रखमाबाई केस है इसका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें थोड़ा सा प्रवृत्ति समझनी है कि इतिहास में वर्तमान प्रासंगिकता को लेके, महिला अधिकारों को लेके, महिला सशक्तिकरण को लेके, अब ये क्वेश्चन इतिहास का तो है ही लेकिन साथ में ही एक वुमेन टारगेट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ये महिला सशक्तिकरण की बात को और महिलाओं से जुड़े हुए पहलू को उठा रहा है। तो डेफिनेटली इतिहास एक ऐसा विषय नहीं रह गया कि सिर्फ उसको तथ्यात्मक पढ़ा जाए। उसके जो बहुत सारे पहलू हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उसके सारे पहलुओं पर यूपीएससी ने गौर किया है और वो हर बार ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करती है, अभ्यर्थियों से ऐसी ही आशा करती है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें फोर्ट विलियम कॉलेज को लेकर क्वेश्चन आया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो क्यों की गई थी। भाई वेलेजली और आर्थर वेलेजली और जो उस टाइम के वायसराय थे वेलेजली, आर्थर वेलेजली उनके भाई थे। तो 4 मई 1800 को जो श्रीरंगपट्टनम में जो युद्ध जीता टीपू सुल्तान को हराकर, उसकी स्मृति में इस फोर्ट विलियम कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया आर्थर वेलेजली के द्वारा। लेकिन बात यह है कि ये क्यों इस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर सबसे पहली बात यह है कि इस संस्थान की खूबी यह है कि यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, बहुत सारा जो साहित्य है वो यहाँ अनुवादित हुआ है। चाहे वो भारतीय भाषाओं का जो एक निचोड़ था वो यहाँ बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। तो इस तरीके से जो भारतीय ग्रंथ जो अरबी भाषा में लिखे गए थे, उर्दू में लिखे गए थे, तो हिंदी में लिखे गए थे, उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ हुआ है। लेकिन ये चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं एक धर्म से या फिर और बहुत सारी चीज़ों से जो यहाँ के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई थी, और ये ग्रंथ ही उसके आधार थे, किताबें ही उसके आधार थी। इनका अनुवाद होना और इन चीज़ों को ब्रिटिश जो नागरिक थे जो यहाँ नौकरी कर रहे थे उनको एज ए ट्रेनिंग के रूप में समझाना। मतलब इन क्यों भारत में अगर आपको रहना है, इन लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, इनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक चीज़ों को समझिए।
तो उस तरीके की चीज़ें समझने के लिए इस फोर्ट विलियम कॉलेज में इन चीज़ों का एक ट्रांसलेशन का सिस्टम रखा गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना को लेकर क्वेश्चन आया था कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ये क्लियर था कि उसमें उत्तर यह है कि नागरिक को, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनको एक प्रशिक्षण देना ताकि वो भारतीय जनजीवन को समझ सके। इस मूल भावना के साथ हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका परमिशन नहीं दिया था और बाद में उनकी ये जो मांग थी कि भाई यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए तो वो भी मानी नहीं गई, लेकिन ये एक तरीके से एज ए लिटरेरी हब के रूप में चलता रहा। और बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो बौद्ध धर्म को लेके भी क्वेश्चन आए हैं। बौद्ध धर्म का जो पारमिता, प्रज्ञा पारमिता का सिद्धांत है, पारमिता से तात्पर्य यह है कि जो बोधिसत्व को जो प्राप्त करने की जो कंडीशंस हैं और उसके पीछे के जो रास्ते हैं, जो रास्ते चलते हैं, जिन मतलब वेज पे फॉलो करना है बोधिसत्व को प्राप्त करने के लिए, जिसे जैन धर्म में संबर, निर्जरा और इस प्रकार की जो कंडीशन है, उसी प्रकार से बोधिसत्व को जो व्यक्ति प्राप्त करेगा उसको इस सील सिद्धांत से गुजरना पड़ेगा। मतलब एक तरीके का सील सिद्धांत है कि आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए तो उस कंडीशन को, बोधिसत्व को प्राप्त करने की जो अवस्थाएं हैं और वो परिपूर्ण आवश्यकताएं हैं, वो पारमिताएं कहलाती हैं। तो जो एक क्वेश्चन दूसरा भी आया है बौद्ध धर्म से कि परिव्राजक, श्रमण। तो परिव्राजक और श्रमण सब ये गृह त्याग किए हुए लोग होते हैं। परिव्राजक बौद्ध धर्म में इंक्लूड होते हैं। श्रमण भिक्षु परंपरा से संबंधित है। तो इसी प्रकार से जो महायान से जो महासांगिक का जुड़ाव है उससे भी क्वेश्चन आया है, और हीनयान से जो जुड़ा हुआ है स्थिरवादी, जो बाद में हालांकि दोनों को अलग अलग माना गया है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। तो एक हमको एक अप्रोच डेवलप करना है कि एक धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक जो पहलू है वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और सामाजिक कंडीशंस, जो हमने जो महिला सशक्तिकरण की अभी थोड़ी देर पहले बात की, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं से जो भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन रहा है, चाहे वो 19वीं शताब्दी से ले लो आप, चाहे 20वीं शताब्दी के अंदर ले लो, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बिरसा मुंडा का क्वेश्चन आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को जुड़ाव दिया है। इसी प्रकार से देशर कथा का जो क्वेश्चन आया है, तो वो उस समय के जो बांग्ला मूवमेंट्स थे और राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनके जो प्रेरक तत्वों के रूप में जो चीज़ें रहीं, उनके लिए क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार से जो गांधी अरविंद समझौता हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन आया है। गांधी अरविंद समझौते में क्या क्या डिमांड्स थी, उन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन आया है। गांधी अरविंद को मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मेरे वीडियो में, गांधी अरविंद पैक्ट को। इसी तरीके से नील की खेती को लेकर क्वेश्चन आया है। नील का जो एक तो 19वीं शताब्दी और एक 20वीं शताब्दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिक क्रांति है उसको जोड़ते हुए और नील को जोड़ते हुए क्वेश्चन आया है। तो हमने देखा कि 20वीं शताब्दी में जो रासायनिक रंग थे उनकी जो खोज है वो हो चुकी है। जर्मनी एक बड़ा मार्केट है। रासायनिक रंगों की खोज हो जाने के बाद भारतीय चंपारण में जो सिचुएशन बनी नील आंदोलन की, तो उसकी भी एक वजह था। तो लेकिन ये 20वीं शताब्दी के रूप में देखा गया है कि भाई इसका रीज़न क्या था। तो एक्चुअली में जो ये इंटरनेशनल मार्केट को बिलोंग करते हुए क्वेश्चन था, उस टाइम की कंडीशंस ये थी कि रासायनिक रंगों की खोज हो चुकी थी और वो इस नील की तुलना में काफ़ी सस्ते थे। तो डेफिनेटली इसका जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होना था। तो इस चीज़ को लेके क्वेश्चन आया है। तो मित्रों,
मेरा कहने का मतलब यह है कि जो प्रकृति है IAS में आए हुए क्वेश्चंस की, हालांकि पूरे क्वेश्चंस नहीं हैं, लगभग 19 या 20 के समथिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमने एक ब्रीफ डिस्कशन इस पर किया है कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें मुख्यतः हमें ये जान लेना है कि इतिहास के चारों तरफ घूमते हुए क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एंशिएंट को छोड़ दिया या मिडाइवल को छोड़ दिया। मिडाइवल का जो क्वेश्चन आया है वो रेवेन्यू सिस्टम को रिलेट करता हुआ आया है। तो रेवेन्यू जो प्रणाली है, राजस्व प्रणाली है, उसको जैसे कि उससे जुड़े हुए जो पद हैं राजस्व प्रणाली से जुड़े हुए, तो उन पदों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को हम धीरे धीरे देखेंगे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैंने एक संक्षिप्त चर्चा आप लोगों से की है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।